हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम बीटा में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है वायुमंडल। अब देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना को पढ़ने वाले हैं और उसकी परतों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी वायुमंडल की संरचना कैसी है, उसमें कौन कौन सी परतें हैं। और इसके साथ में इन दोनों चीजों को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेज मौजूद हैं और उनकी कितनी मात्रा है, और सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। यानी अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है आपके लिए समझिए कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और आपसे कुछ भी सवाल पूछा जाए तो आप यहां से बिल्कुल भी आंसर कर सकते हैं। और अंत में एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट भी मैं लूंगा आपसे, आप उसको भी देख लें। तो अंत तक टिके रहें, अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर वायुमंडल, आप जब वायुमंडल सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप जब वायुमंडल सोचते हैं तो आपके दिमाग में ऐसी तस्वीरें आती हैं जो कि यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं। ऐसी तस्वीर या फिर ऐसी तस्वीर या फिर ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें कि आप बादलों को या फिर आसमान को, नीले आसमान को देखते हैं और बिल्कुल भी अपने आसपास जो हवा है उसको समझने की, सोचने की कोशिश करते हैं। और वायुमंडल बिल्कुल यही चीज होता भी है। वायुमंडल होता क्या है? आप अपने आसपास जो ऐसे, मान लीजिए आप ऐसे अगर हाथ हिला रहे हैं तो क्या फील कर रहे हैं? हवा को फील कर रहे हैं। हवा कहां है? वायुमंडल में है। आप जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इसमें जो आप हवाएं ले रहे हैं वो कहां पे मौजूद है? वायुमंडल में है। तो वायुमंडल सभी जगह है। आप जहां पर अपने कमरे में बैठे हुए हैं वहां पर भी, आपके आसपास जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर भी, आपके आसपास जो नदी का किनारा है, समुद्र है, हर जगह वायुमंडल मौजूद है। यानी कि पृथ्वी के सतह पर आप कहीं भी जाइए तो वायुमंडल आपको देखने को मिलेगा। वायुमंडल होता क्या है इसको पहले समझते हैं। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल गैसों का मिश्रण होता है, यानी कि यहां पर बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं या फिर उसके साथ साथ धूलकण होते हैं, वाष्प होते हैं, जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। यानी कि अगर आप इस पृथ्वी को देख रहे हैं जो कि घूम रहा है, इसके चारों ओर देखिए, चाहे आप नीचे जाइए, ऊपर जाइए, कहीं भी जाइए, पृथ्वी के किसी भी कोने पर, किसी भी जगह पर, वहां पर आपको वायु मिलेगा। क्या मिलेगा? हवाएं मिलेंगी, गैसेस मिलेंगी, धूलकण मिलेंगे, साथ में वाष्प मिलेगी। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? वायुमंडल बनाते हैं। वायुमंडल में क्या होता है? गैसेज होते हैं जिसको कि हम सांस लेते हैं या फिर जिनका और भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ यहां पर वाष्प यानी कि पानी के कण होते हैं मौजूद, जो कि वर्षा करवाने में या फिर तूफान लाने में बहुत सारी घटनाओं में काम करते हैं। इसके अलावा धूलकण भी मौजूद होते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है और पृथ्वी के ऊपर एक बल लगा रही है और पृथ्वी से बिल्कुल चिपके हुए रहती है, तो ये क्या है? हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल की हम परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है तथा पृथ्वी का अंग है, वायुमंडल कहलाता है। क्या है? फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर है। कहां पर है? पृथ्वी के चारों ओर, सभी जगहों पर, किसी भी जगह पर आप जाइए। और इसके साथ व्याप्त गैसों का विशाल आवरण क्या है हमारा परिभाषा में? यानी गैसेज हैं जो हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे जो गैसेज होते हैं, इन सभी गैसों का आवरण है हमारा वायुमंडल। इसके साथ साथ इसमें धूलकण भी होते हैं, वाष्प भी होते हैं। समझ गए? और ये पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं और ये पृथ्वी का अंग है और यही हमारा वायुमंडल होता है। समझ गया कि वायुमंडल क्या होता है? अब आपके मन में यह सवाल आता होगा या फिर कभी आपने सोचा है कि जो हमारा पृथ्वी है ये तो ठीक है, इसके पास ये वायुमंडल ऐसा है क्यों? आखिर ऐसा पृथ्वी के पास वायुमंडल चिपका हुआ क्यों है? ये तो कहीं हट भी सकता था, जा भी सकता था, क्यों है? तो इसका कारण यह है कि जो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसके वजह से आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसकी वजह से हम पृथ्वी से चिपके हुए हैं, बिल्कुल उसी शक्ति के कारण ये सारे जो कण हैं, ये सारे जो हमारे गैस हैं, ये सारे क्या हैं? पृथ्वी से चिपके हुए हैं और पृथ्वी पर एक बल लगाते हैं, दाब लगाते हैं, और उस बल को क्या कहा जाता है? वायु दाब कहा जाता है। समझ गए? अब वायु दाब को थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें, यह क्या होता है, तो आप अगर कभी रैली में गए होंगे जहां पर कि नेता लोग भाषण देते हैं,
एक मिनट, अगर आप कभी ऐसी रैली में गए होंगे जहां पर नेता लोग भाषण देते हैं, तो हाँ भाई नेताजी खड़े हैं स्टेज पर, तो उनमें बहुत आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्टेज के सामने बिल्कुल देखिएगा खचाखच भीड़ बढ़ा हुआ है, वहां पर आपको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप स्टेडियम से बहुत दूर चला जाइएगा तो वहां पर पता चलेगा कि कोई आदमी नहीं है। वहां पर आपको पता चलेगा कि जितना आपको सोना है तो आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वैसी आकर्षण शक्ति जो है वायुमंडल के ऊपर हमारा पृथ्वी लगाता है। यहां जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये तस्वीर लिया है, बीच में कुछ चीज हो रहा है, बीच में लोग यहां पर नीचे देखना चाहते हैं, तो यहां पर लोग जो हैं इसके करीब में ज्यादा दबाव के साथ, ज्यादा प्रेशर के साथ, ज्यादा भीड़ में लोग यहां पर खड़े हैं। लेकिन अगर आप दूर के कोने में देखिए तो यहां पर लोग क्या है, छितरे हुए हैं, उनको कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है, उतना उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल यही चीज हमारे वायुमंडल में होता है। वायुमंडल में जो हमारा पृथ्वी है, मान लीजिए ये बीच वाला पृथ्वी है, पृथ्वी के करीब जो कण है उनके ऊपर दबाव ज्यादा होता है, वो ज्यादा चिपकना चाहते हैं, ज्यादा नजदीक आना चाहते हैं पृथ्वी का। तो यहां पर आपको वायु दाब देखने को मिलता है, ज्यादा दाब देखने को मिलता है। और यहां पर ये जो कण है, दूर वाले कण पृथ्वी से, वो एक तरीके से वहां पर वायु दाब हमें कम देखने को मिलता है। और यही चीज है कि आप पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे वायु दाब आपके ऊपर कम होता है। वायु दाब क्या होता है, समझ गया कि वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के सतह पर जो दबाव लगाया जाता है उसको वायु दाब कहा जाता है। अब यहां पर एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, जो कि आपको ध्यान रखना है, वो यह है कि वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। और साथ में हमारे आसपास जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो वायुमंडल में ही होती हैं, वायुमंडल के कारण ही होती हैं। यानी हमारे आसपास हवाएं चलती हैं, हमारे आसपास बरसात होता है, हमारे आसपास तूफान आता है, कुछ भी होता है तो वो क्या होता है, वायुमंडल के कारण ही होता है और वायुमंडल में ही होता है। और हम जो लोग हैं, जो जितनी भी जैविक घटनाएं हैं, वो सारे वायुमंडल के कारण ही पॉसिबल हैं। क्योंकि अगर आप सांस ले रहे हैं, जैसे मैं सांस ले रहा हूं यहां पर, तो यहां पर जो मैंने गैस को लिया, ऑक्सीजन को लिया, वो मैंने कहां से लिया, वो मैंने वायुमंडल से लिया। तो हम अपने जीवन के लिए वायुमंडल के ऊपर निर्भर हैं। हम क्या, जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर कोई और जीव जंतु हो, वो सभी लोग क्या हैं, वायुमंडल के ऊपर निर्भर हैं। और इसी की वजह से हमारा जीवन संभव है, सक्षम है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं और पढ़ते हैं क्या, वायुमंडल का संगठन, यानी कि जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का उसको, यानी कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, कितनी मात्रा में मौजूद हैं, और उनके कुछ फीचर्स वगैरह भी हम देख लेंगे। तो पूरे डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको गैसेस वगैरह सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहां पर अगर हम बात करें तो वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं, और इसके साथ में वायुमंडल में धूलकण भी होता है, जलवाष्प भी होता है। इसके अलावा दूसरी अशुद्धियां भी होती है। दूसरी अशुद्धियां जैसे कि आपका अगर कोई गैस है या फिर बहुत सारी तरीके की अशुद्धियां हो सकती हैं जो कि वहां पर मौजूद होते हैं। अब यहां पर कुछ बातें हमें ध्यान रखना चाहिए कि वायुमंडल का जो 99% भाग है वो 32 किलोमीटर तक सीमित है। समझ गए, 32 किलोमीटर तक। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल का अंतिम छोर कहां पर है यह क्लियरली हमें नहीं पता है। मतलब पता है कई जगहों पर आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं पर आपको मिलेगा कि 1000 किलोमीटर है, कहीं पर आपको मिलेगा कि 10,000 किलोमीटर है, कहीं पर मिलेगा कि 700 किलोमीटर है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग डाटा मिलेगा, लेकिन इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि क्लियरली हमें नहीं पता है कि कितनी तक हमारी वायुमंडल की सीमा है। जैसे जैसे आप पृथ्वी से दूर जाइएगा वैसे वैसे कणों की संख्या कम होती जाएगी और जो वायु दाब है वो कम होता जाएगा और कणों का घनत्व कम होता जाएगा। तो आपको लगेगा कि यहां पर खत्म हो गया, यहां पर खत्म हो गया, यहां पर खत्म हो गया, यह होता है। समझ गए। 99% जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जितने भी कण हैं उनके 99% भाग कहां पाए जाते हैं, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। लेकिन अगर जब हम धूलकण और जलवाष्प की बात करते हैं तो उनका 90% भाग कहां तक पाया जाता है, मात्र 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ऐसा क्यों है, जरा सोचिए तो, ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि जलवाष्प जो है या फिर जो हमारे धूलकण हैं ये कहां से निकलते हैं, ये पृथ्वी की सतह से उठते हैं। तो पृथ्वी की सतह से जो धूलकण निकल रहा है या फिर जो जलवाष्प निकल रहा है वो जब लगभग इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है तो वो इस स्थिति में नहीं रहता कि इसके ऊपर वो जाने पाए, क्योंकि ये तो बहुत एक तरीके से बहुत भारी भी हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, ये बहुत ठंडे भी हो जाते हैं। तो वहां पर जलवाष्प और ऊपर नहीं जा पाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो यहां पर एक छोटा सा चार्ट है,
इसको समझ लेते हैं, इसके बाद बारी बारी से सभी गैसेस की बात करेंगे। तो यहां पर बात की गई है कि कौन कौन से गैस हैं, कितनी मात्रा में हमारे वायुमंडल में मौजूद हैं। हमारे गैसेस में, हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस मौजूद है, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मौजूद है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है। कितनी मात्रा है, 78.03%। अगर एग्जाम में पूछे तो यहां पर 78.03 होगा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, हमारा नाइट्रोजन है। दूसरे नंबर पर कौन है, ऑक्सीजन है, और यह है 20.95। आपको शॉर्ट में कई जगहों पर 21 भी मिलता है। मैंने भी इस चार्ट में 21% इस्तेमाल किया है, लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि 20.95 होता है। समझ गए। और यहां पर एक सवाल सिंपली बनता है कि 99% भाग किन गैसों से मिलकर वायुमंडल का बना है, तो वो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर का गैस है हमारा आर्गन। ये एक तरीके से निष्क्रिय गैस होता है। तो यहां पर सवाल बनता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सा है, तो वो है आर्गन। इसका फॉर्मूला होता है AR और इसकी मात्रा है 0.93। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2 है और इसका 0.036। इसके बाद है नियोन, नियोन भी एक तरीके का निष्क्रिय गैस है, Ne, और यह है 0.002। इसके बाद है हीलियम, हीलियम He 0.0005। क्रिप्टन Kr 0.001। इसके बाद जेनन, इसका कितना है 0.00009। इसके बाद हाइड्रोजन, यह है 0.00005। अब देखिए हाइड्रोजन के बारे में यह है कि हाइड्रोजन बहुत ही हल्का गैस होता है। तो वायुमंडल के जब आप बाहरी छोर में जाइएगा ना, तो वहां पर हाइड्रोजन आपको काफी ज्यादा मात्रा में मिलेगा। इधर आपको अंदर, यानी कि जो नीचे वाले इलाके होते हैं वायुमंडल का, वहां पर हाइड्रोजन काफी कम मिलता है। समझ गए। या फिर कम क्या मिलता है, बिल्कुल कह सकते हैं कि मिलता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है, ये ऊपर उठकर चला जाता है। अब यहां पर बारी बारी से सभी गैसेस की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सी गैस की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक गैस की जो कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, और वो है हमारा नाइट्रोजन। ये कितना है, 78%। लेकिन अगर आपको श्योरली एग्जाम में पूछा जाए तो 78.03 होगा। समझ गए। अब यहां पर बात करें तो ये जो गैस है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है। वायुमंडल में 3/4 से ज्यादा, यानी कि 78.3% क्या है, हमारा ये नाइट्रोजन मौजूद है। अब नाइट्रोजन जो गैस होता है, ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। समझ गए, इसकी खासियत है। और इस गैस की मौजूदगी की वजह से जो चीजें होती हैं वो जल नहीं पाती हैं जल्दी। यानी कि हम क्या जानते हैं, हमारे आसपास अगर आपको आग लगाना है, तो आग लगाने के लिए आप क्या करते हैं, आग लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब भी हम आग लगाते हैं तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही कोई भी चीज जलता है। लेकिन अगर हमारे आसपास नाइट्रोजन मौजूद है, तो नाइट्रोजन इस प्रक्रिया को होने से एक तरीके से या तो रोकता है, हम कह सकते हैं, या फिर उसको धीमा करता है। यानी कि नाइट्रोजन चीजों को जल्दी जलने नहीं देता है। अब यहां पर एक और चीज है कि जो नाइट्रोजन है, इसका उपयोग करके ही जितने भी पेड़ पौधे हैं वो प्रोटीन बनाते हैं या फिर अमीनो अम्ल बनाते हैं और इसका निर्माण करते हैं। और इस गैस की खोज किसके द्वारा की गई थी, रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने में, प्रोटीन बनाने में। और कैसे करते हैं, तो यहां पर बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे आसपास बहुत सारे कीटाणु वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, हवा में मौजूद नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं ताकि पेड़ पौधे उसको ले सके, एक्सेप्ट कर सके, ग्रहण कर सके और क्या कर सके, प्रोटीन को बना सके। समझ गए। तो यहां पर नाइट्रोजन के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, आगे ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूं, आसपास के सभी लोग जिंदा हैं। क्यों जिंदा हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल रहा है। जिस दिन ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, आपके भी प्राण चले जाएंगे, मेरे भी प्राण चले जाएंगे। समझ गए। तो इस वजह से हमारे लिए ऑक्सीजन जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गैस का इस्तेमाल जीवों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया में किया जाता है। ऑक्सीजन की मदद से ही पृथ्वी पर कोई भी वस्तु में आग लग पाती है। यह अभी तुरंत मैंने कहा था कि किसी भी चीज में आपको आग लगाना है तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जलेगा। अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो उस वस्तु को आप जला नहीं सकते हैं। समझ गए। तो यहां पर पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में के दौरान इस गैस का निर्माण किया जाता है। इस गैस का निर्माण कब होता है, जब हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उस समय क्या करते हैं, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करते हैं और
सॉरी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। समझ गए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर अगला हमारा गैस जाता है और वो है आर्गन। आर्गन की संख्या कितनी है 0.93 और ये हमारा सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे वातावरण में मौजूद क्या है, निष्क्रिय गैस है या फिर अक्रिय गैस भी कह सकते हैं। यह एक अक्रिय गैस है क्योंकि यह रासायनिक क्रिया नहीं करती। इस प्रकार के और भी अक्रिय गैस है जैसे कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सभी क्या है, जेनॉन, ये सभी हमारे वायुमंडल में मौजूद है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, ऑर्गन की संख्या काफी ज्यादा है। अब इसके इस्तेमाल की बात करें तो ऑर्गन का इस्तेमाल मेनली आपके 2-3 जगहों पर बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। पहला तो जो ऑर्गन लाइट होते हैं, इस तरीके के बल्ब वगैरह आपने देखे होंगे जो कि बहुत ही चमकीले होते हैं, ये आपको ऑर्गन के बने हुए होते हैं। ऑर्गन का भी इस्तेमाल होता है, नियन का भी इस्तेमाल होता है, जेनन का भी इस्तेमाल होता है, इन सभी का इस्तेमाल करके इनको बनाया जाता है। साथ में ऑर्गन वेल्डिंग नाम की भी एक चीज होती है जिसमें कि जो वेल्डिंग है वो उसको किया जाता है किसकी मदद से, ऑर्गन गैस की, या फिर इसका इस्तेमाल करके क्या होता है, वेल्डिंग किया जाता है। समझ गए। ऑर्गन की हमने बात कर ली। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितनी है 0.03 है, लेकिन यह हमारे वातावरण में बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों इंपॉर्टेंट गैस है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। और यहां पर बात इसके बारे में सबसे पहले बताई गई है कि यह भारी गैस है। भारी गैस कहने का क्या मतलब है, इसको कहने का मतलब यह है कि भारी गैस कहने का मतलब यह है कि इसका वजन ज्यादा होगा। वजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, यह पृथ्वी के ज्यादा करीब रहेगी, यानी कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें यह ऊपर की ओर नहीं जाएगी बल्कि नीचे आएगी, पृथ्वी के ज्यादा यह नजदीक आपको ज्यादा मात्रा में मिलेगी। और इसके भारी गैस होने की वजह से यह पृथ्वी की निचली परत में हमें ज्यादा मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं वहीं पर मिलती ही है। अब यहां पर यह जो गैस है यह कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के तापमान को संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करती है। यानी कि पृथ्वी का तापमान आप देखते हैं कि 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है। अगर इसको इस रेंज में रखता है कोई तो वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ यही नहीं रखता है, और भी गैसेज हैं, लेकिन मेनली यह काम यही करता है। अगर CO2 को हम अपने वातावरण से हटा दें तो क्या होगा, होगा यह कि जब हमारे पास धूप की किरणें आएंगी, जब धूप की किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा, तापमान बहुत ऊंचा होगा, 100 डिग्री 150 डिग्री तापमान चला जाएगा। लेकिन जब रात का समय होगा और जब धूप नहीं होगा तो क्या होगा, -100 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा। अब यहां पर यह मत सोचिएगा कि -100 ही मैं बोल रहा हूं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये बहुत नीचे टेम्परेचर चला जाएगा। तो यहां पर यह जो गैस है यह एक प्रभाव को करता है। कौन सा प्रभाव, यह प्रभाव है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको कि हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। ये क्या होता है इसको तुरंत हम देखने वाले हैं, इसको तुरंत देखेंगे, अब बकाइए नहीं, परेशान मत होइए। इस प्रभाव की वजह से क्या होता है कि जो तापमान है, जो गर्मी है, जो ताकत है सूर्य से आ रही है, उसको ये वातावरण जो है हमारे आसपास का वायुमंडल उसको सोख लेता है और उसको यहीं रोक लेता है। और उससे क्या होता है, हमारा वायुमंडल जो है वो बहुत ही जल्दी बहुत ठंडा नहीं होता और बहुत ही जल्दी बहुत गर्म नहीं होता। दिन के समय क्या होता है, ताकत आता है, सूर्य की किरणें आती हैं, उसको सोख लेता है और रात में उसको छोड़ते रहता है, धीरे धीरे गर्मी को बनाए रखते रहता है। समझ गए। अब यहां पर ये जो हमारा गैस है इसकी मात्रा धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, हमारे आसपास बहुत सारे फैक्ट्रीज खुल गए हैं, हमारे आसपास गाड़ियां चलती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बिजली उत्पादन होता है, उससे क्या होता है, CO2 जनरेट होता है, CO2 बनता है। अब CO2 का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, हरित गृह प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे कि हमारे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। और यह हमारे लिए चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, वो इसी के कारण होता है। समझ गए। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा CO2 है वो एक तरीके से पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। यह भी तुरंत मैंने ऑक्सीजन में बताया था, लेकिन फिर से आपको बता दे रहा हूं। इसके साथ साथ जो आग बुझाने वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें भी CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। और यह आग को कैसे बुझाता है, यह क्या करता है, एक परत बना देता है और ऑक्सीजन को वहां तक जो आग लगने वाली वस्तु तक पहुंचने नहीं देता है। तो इस तरीके से यह आग को रोकने में मदद करता है। अब हम समझते हैं कि हरित गृह प्रभाव क्या होता है, इसको समझते हैं। हरित गृह प्रभाव यह होता है कि देखिए हमारे पास यहां पर सूर्य है, यह सूर्य की किरणें लगातार आ रही हैं पृथ्वी पर, सूर्य की किरणें लगातार आ रही हैं। अगर मान लीजिए यह हरित गृह प्रभाव नहीं हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में हम बात करते हैं, यह हरित गृह प्रभाव मान लीजिए नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, सूर्य की किरणें आएंगी,
तो ये इलाका जो है जहां तक सूर्य की किरणें पड़ रही हैं ये गर्म होगा, यहां का तापमान बहुत चला जाएगा, 70 80 100 डिग्री चला जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ जो हमारा इलाका है जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो तापमान है वो बिल्कुल ही ठंडा रहेगा। अचानक से बहुत तापमान 0 डिग्री या फिर 0 से नीचे डिग्री भी जा सकता है। तो यहां पर यह होता है अगर हरितगृह प्रभाव नहीं हो। समझ गए? अब यहां पर बात करते हैं कि हरितगृह प्रभाव क्या करता है। यहां पर क्या होता है कि जो सूर्य है इससे सूर्य की किरणें तो आती हैं पृथ्वी तक आती हैं, लेकिन जो हरितगृह प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये सूर्य की किरणों की जो गर्मी है ये वातावरण को छोड़कर बाहर अंतरिक्ष में नहीं जाने पाती हैं, यानी कि ये वातावरण में ही कैद होकर रह जाती है। क्या? गर्मी, ताकत, जो हमारी शक्ति है, सूर्य की किरणों की जो शक्ति है, ताकत, उसको वातावरण सोख लेता है। और ये कैसे होता है? CO2 एक गैस हमने बात किया उसकी वजह से होता है, या फिर जो वाष्प होते हैं, जल वाष्प होते हैं, उसकी वजह से भी यही चीज होता है। समझ गए? तो यहां पर यह हमारा हरितगृह प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि जो सूर्य की किरणों से आने वाली गर्मी होती है उसको वातावरण में ही सोख लिया जाता है, वातावरण में ही रख लिया जाता है। और ये एक हम कह सकते हैं कि कंबल के जैसा काम करता है हमारे पृथ्वी के लिए। और पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म और बहुत ही ठंडा होने से बचाता है। एक ऐसा तापमान पृथ्वी पर बना के रखता है ताकि आप भी जिंदा रहें, मैं भी जिंदा रहूं, सभी लोग जीवित रहें, सभी जीव जंतु जीवित रह सके। इसके बाद आता है अगला हमारे सामने गैस, और वो क्या है? वो है ओजोन। ओजोन भी बहुत ही काम की गैस है, बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है ये तुरंत पता चल जाएगा, और ये आपको पता भी होगा। ओजोन परत का आपने नाम बहुत सुना होगा, ओजोन के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, ओजोन जो है इसकी वायुमंडल में मात्रा बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है वायुमंडल में मात्रा, लेकिन फिर भी ये जो गैस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पृथ्वी के लिए, या फिर कह सकते हैं हम जीव जंतुओं के लिए। क्योंकि ये जो गैस होता है ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, फिल्टर की तरह काम करता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, या फिर हम कह सकते हैं सोख लेता है, और उसको पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचने देता है। और देखिए, अगर वो किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंच गई और हमारे शरीर पर वो किरणें अगर पड़ती हैं तो हमें चर्म रोग या फिर चर्म कैंसर हो सकता है, कैंसर या फिर बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो इस वजह से ये जो ओजोन परत है ये क्या करता है? हमारे लिए एक फिल्टर का काम करता है कि जो सूर्य की अच्छी किरणें हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद हैं उसको पृथ्वी तक आने देता है, और जो सूर्य की किरणें हैं जो कि हमें हानि पहुंचा सकती हैं उसको पृथ्वी तक नहीं आने देता है, उसको रोक कर रख लेता है। समझ गए? अब देखिए यहां पर है सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे लिए घातक होती हैं, क्योंकि वो अगर सतह पर पहुंच जाए तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी और साथ में चर्म कैंसर का खतरा हो सकता है। और साथ ही जो यहां पर ओजोन परत की बात की जा रही है, तो ओजोन परत देख सकते हैं कि कैसा होता है। ओजोन परत की अगर बात करें तो ये सही तस्वीर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहां पर लगा लिया है कि क्या हुआ कि जो अच्छी किरणें उसको पृथ्वी तक पहुंचने दे रहा है, लेकिन जो किरणें पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज है उनको पृथ्वी के ऊपर ही ओजोन परत में ही सोख लेता है। क्या है, कैसे सोख लेता है? तो यहां पर जब ओजोन जो होता है, ओजोन गैस, उस पर जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो वो केमिकल रिएक्शन कर देता है और वो दूसरे रूप में बदल जाता है, जिससे क्या होता है वहां पर उस गर्मी को या फिर उस किरण को वहां पर ओजोन लेयर के द्वारा सोख लिया जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। अब यहां पर जो ओजोन लेयर है या फिर ओजोन परत जो है वो एक तरीके से हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि वो जो परत है वो कमजोर पड़ रहा है, या फिर उसमें हम कह सकते हैं कि छिद्र हो रहे हैं, वो टूट रहा है, खराब हो रहा है। हम कह सकते हैं क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जेट वायुयान उड़ते हैं इसमें से जो नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, या फिर जो एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर में जो यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी इनकी वजह से जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कि आप पृथ्वी पर देखिएगा कि कई जगहों पर ओजोन परत में छेद हो चुका है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणें पहुंच रही हैं, जो कि नुकसान है। यहां पर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है और वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह हुआ था 1987 में, और यह हुआ था ओजोन परत को क्षरण होने से बचाने के लिए बहुत सारे देशों के बीच में सहमति हुई थी, उसके लिए यह प्रोटोकॉल बनाया गया था। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे अब बात करते हैं जलवाष्प के बारे में। तो देखिए वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है
वह अलग अलग इलाकों में अलग अलग है और ये 0 से 4% है। यानी वायुमंडल में कई जगह हैं जहां पर 4% है, कई जगह है वहां पर 0 है या फिर 0 से थोड़ा ज्यादा है। उष्णार्ध क्षेत्र जो है वहां पर 4% है और वहीं जो मरुस्थलीय या फिर ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर अधिकतम 1% तक होता है। यानी कि पृथ्वी के जो पृथ्वी है, जैसे यहां पर पृथ्वी है, पृथ्वी का जो हमारा विषुवत क्षेत्र इलाका है, विषुवत रेखा वाला इलाका है, वहां पर ज्यादा होगा जलवाष्प का मात्रा, और वहीं आप ध्रुवीय क्षेत्रों में जाइएगा तो वहां पर आपको कम देखने को मिलेगा, अधिकतम 1% मिलेगा, आपको यहां पर 4% के लगभग मिलेगा। यहां पर CO2 के जैसे यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे जो जलवाष्प है ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, और यहां पर यही चीज आगे लिखा गया है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने में जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। इसके बाद आता है धूलकण। धूलकण के बारे में देखते हैं। वायुमंडल में धूलकण भी अलग अलग रूपों से मौजूद है। जैसे धूलकण में आपका समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी, धुएं की कालिख, राख, धुएं, उल्कापिंडों के कण, ये सभी आ जाते हैं। ये वायुमंडल के निचले स्तर यानी क्षोभ मंडल में मौजूद होते हैं। अब क्षोभ मंडल क्या है इसको तुरंत हम देखने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले आता है हमारा वायुमंडल की परतें। अलग अलग कौन कौन सी परतें, इनको हम देख लेते हैं। देखिए वायुमंडल में जो परतें हैं इनको तापमान के आधार पर विभाजित किया गया है और इनको बांटा गया है 5 भागों में। कौन कौन से हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। अब यहां पर देखिए क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेसोस्फियर, आयन मंडल को आयनोस्फियर और बहिमंडल को एक्सोस्फियर कहा जाता है। ये सारे हमारे जो हो गए वो सारे लेयर्स हो गए या फिर वायुमंडल के परत हो गए, और इन सभी परतों को अब हम बारी बारी से देखने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो सबसे निचली परत है यानी कि जो क्षोभ मंडल है उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की बात हम कर रहे हैं, यानी कि जो पृथ्वी के सबसे नजदीक परत है, पृथ्वी की सतह से जो सटा हुआ परत है, पृथ्वी की सतह पर जो परत है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर बात करें तो यहां पर यह तस्वीर अगर आपको दिख रही है यहां पर, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा पृथ्वी सतह है। अब पृथ्वी सतह से 8 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई जो है यहां तक आपको देखने को मिलता है क्या? क्षोभ मंडल देखने को मिलता है। अब क्षोभ मंडल की बात करें तो यहां पर मैंने 2 ऊंचाई कही, 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें यह परत देखने को मिलती है। अब आप बोल रहे हैं कि 2 ऊंचाई कैसे? तो यहां पर अगर हम बात करें तो ध्रुवों पर जो ऊंचाई होती है वो 8 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा पर जो ऊंचाई होती है यह होती है 18 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी में ध्रुव कहां? यहां पर एक है और यहां पर एक है। यहां पर ये जो मैंने पृथ्वी का तस्वीर लिया है ये झुका हुआ नहीं है, बिल्कुल सीधा घूम रहा है, इसलिए मैं ऐसा बात कर रहा हूं। ध्रुव जो हो गए वो यहां पर है। यहां पर ऊंचाई कितनी होगी? 8 किलोमीटर होगी। जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होगी? 18 किलोमीटर होगी। समझ गए? यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो हमारा क्षोभ मंडल होता है इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी सतह से हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हर 165 मीटर पे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा तापमान घट जाता है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर है, हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री तापमान घट गया, फिर 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री और घट गया। तो इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि हर 1 किलोमीटर पर हमारा लगभग 6 डिग्री तापमान जो है वो कम हो जाता है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर ये जो क्षोभ मंडल है इसमें क्या होता है, हमारे आसपास जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितनी भी मौसमी गतिविधियां होती हैं, जैसे जो बादल होते हैं, बादल तड़कते हैं, बारिश होती है, बादल गरजते हैं, तड़कते हैं, तूफान आता है, कुछ भी होता है, जितने भी हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहां होती हैं? इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। अब यहां पर एक चीज मैंने बताया कि जैसे जैसे हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री घटता है, फिर 165 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री और घटेगा। तो ये जो हमारा तापमान में कमी वाला है ये सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में होता है। ये क्षोभ मंडल के लिए बात की जा रही है, और ये जो तापमान में कमी है इसको हम कहते हैं सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट इसको कहा जाता है, कि 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर हमारा 1 डिग्री तापमान घट गया। अब देखिए यहां पर क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा क्या है कि जो क्षोभ मंडल है उसका जो ऊपरी सीमा है
यानी क्षोभ मंडल का जो ऊपरी छोर है उस इलाके में एक अत्यधिक तीव्र गति के पवन चलते हैं जिसको कि जेट पवने कहा जाता है, जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। ये क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके लिए हमारे चैनल पर बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है, तो वो चीज आपको पढ़ने को मिल जाएगी। समझ गए? तो ये हमारा हो गया क्षोभ मंडल। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जितने भी मौसमी घटनाएं हैं वो होती हैं। इसकी ऊंचाई 8 से 18 होती है, 8 किलोमीटर ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर क्या होती है, विषुवत रेखा पर। हर 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान घटता है और यहां पर और प्रत्येक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री, मैंने 6 कहा था, ध्यान रखिएगा, 6.5 डिग्री लगभग तापमान में कमी आती है और इसको सामान्य ताप पतंदर कहा जाता है। जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो इसके ऊपरी सीमा में चलते हैं जिसको कि क्षोभ सीमा भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में हमने बात कर ली जिसको कि ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा समताप मंडल। समताप या मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहां पर समताप मंडल जो है इसकी ऊंचाई होती है 8 से 18 किलोमीटर से शुरू होकर 50 किलोमीटर तक। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये 8 से 18 वाला कंसेप्ट तो आपने पिछले जो मंडल है उसमें ही देखा था कि 8 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है किसकी, ट्रोपोस्फियर की, क्षोभ मंडल की। कहां पर, ध्रुवों पर। 18 किलोमीटर ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की, कहां पर, विषुवत रेखा पर। समझ गए? तो यहां पर 8 से 18 किलोमीटर के लगभग में के बीच में ये शुरू होता है और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जाता है। समझ गए? अब यहां पर ये जो मंडल है इसमें शुरुआत में ये जो मंडल होता है इसमें जो तापमान होता है वो स्थिर होता है, यानी कि बिल्कुल एकदम समान तापमान होता है। जैसा कि हमने क्षोभ मंडल में देखा था, वहां पर क्या था कि जैसे जैसे हमारा ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा तापमान कम होगा, लेकिन यहां पर वैसा नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि शुरुआत में जो तापमान है वो स्थिर है, कोई अंतर नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जब आप 20 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जाइएगा तो यहां पर तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि यहां पर ओजोन गैसों का उपस्थिति है, यहां पर ओजोन गैस मौजूद होते हैं, यहां पर ओजोन परत पाई जाती है, जिसकी वजह से जो यहां पर पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको ये ओजोन गैस अवशोषित कर लेते हैं और क्या होता है, यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है क्योंकि यहां पर पराबैंगनी किरणें जो हैं वो अवशोषित हो रहे हैं। और यहां पर जो मौसमी वायुमंडलीय हलचल होती है, यानी कि जो मौसम से जुड़े हुए घटनाएं होती हैं, कौन सी, जैसे बादल गरजना, बारिश होना या फिर बिजली कड़कना, तूफान आना, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो ये जो पूरा ये मंडल है इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उथल पुथल हो। तो इस वजह से क्या होता है कि यहां पर वायुयान को उड़ाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही सुगम होता है। कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीधे आराम से लेकर जाओ, कभी बादल नहीं कड़केगा, कभी बिजली नहीं आएगी, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस वजह से जितने भी आपके हवाई जहाज हैं वो यहां पर इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं या फिर सभी लोग इसी मंडल में उड़ाना पसंद करते हैं। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा समताप मंडल। समझ गए? तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है इसके बाद हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। इसमें तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है और मध्य मंडल जो सीमा है यानी इसका जो ऊपरी इलाका है यहां पर तापमान गिरकर -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। और यह जो तापमान है वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। तो आपसे अगर पूछे कि वायुमंडल का सबसे कम तापमान कहां पाया जाता है तो वो हमारा मध्य मंडल में पाया जाता है। और यहां पर मध्य मंडल को आप देख सकते हैं, ये यहां पर है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा आता है आयन मंडल। अब आयन मंडल जो है वो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर जो हमारे रेडियो तरंग हैं वो यहां पर इस मंडल से टकराकर वापस आते हैं। अब यहां पर बात करें तो यहां पर इसकी ऊंचाई होती है 80 से 640 किलोमीटर के मध्य में यह पाया जाता है। कहां से कहां? 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर। अब यहां पर बात करें तो यहां पर विद्युत आवेशित कणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और इसके साथ ही इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। और यहां पर वायुमंडल में इसी परत यानी यही वो परत है जिसमें कि रेडियो के जो विभिन्न अलग अलग तरंग हैं वो इसके अलग अलग हिस्सों से टकराकर वापस
पृथ्वी पर आते हैं। रेडियो कैसे काम करता है, यहां से हम तरंग को छोड़ते हैं, ये जाता है इस मंडल में टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा रेडियो वाला कंसेप्ट काम करता है, और वो कहां पर होता है, इसी मंडल में होता है। तो यहां पर इसलिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब देखिए आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल कई परतों में बटा हुआ है। कई परत कौन कौन से हैं, डी लेयर इसको एक लेयर है, फिर ई लेयर है, फिर एफ लेयर है और जी लेयर है। इन चारों का क्या काम है इनको हम देख लेते हैं। इनसे भी जुड़े हुए प्रश्न आते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा बढ़िया से रिवाइज करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। तो क्या होगा, आपका यह टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और इससे कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से आंसर करने पाइएगा। आप इसको बढ़िया से पूरे इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहां पर डी लेयर क्या होता है, इसमें उच्च तरंग दैर्ध्य वाले जो यानी कि जो निम्न आवृत्ति के जो रेडियो तरंग होते हैं वो परावर्तित होते हैं। कहां से, डी लेयर से। ई लेयर, ये जो लेयर है इसको केनली हिविसाइड लेयर भी कहा जाता है। केनली हिविसाइड क्या होता है, परत भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें मध्यम और लघु तरंग दैर्घ्य अर्थात मध्यम और उच्च आवृत्ति की जो रेडियो तरंग होते हैं ये परावर्तित होते हैं। ये सारे क्या होते हैं उतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको ध्यान में रखिएगा तो आप यहां पर इसको आंसर करने पाइएगा। यहां पर ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा लाइट भी उपस्थित होते हैं, जो कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा बोरियालिस। यहां पर ध्यान रखिएगा कि उत्तर ध्रुव पर जो ऑरोरा लाइट जनरेट होते हैं उसको कहा जाता है ऑरोरा बोरियालिस, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। और जो दक्षिणी ध्रुव पर होता है वो होता है दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, अंग्रेजी में इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब यहां पर इमेज दिखा देता हूं कि ऑरोरा लाइट्स क्या होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये तस्वीर आपको ऐसा नहीं है कि ये कोई ग्राफिक नहीं है, यह रियलिटी में ऐसा दिखता है। जब आप उत्तरी ध्रुव के आसपास के इलाकों में जाइएगा, दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाकों में जाइएगा तो वहां पर आपको रात में ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। रात में ऐसा आपको नजारा देखने को मिलेगा और इन्हीं को क्या कहा जाता है, ऑरोरा लाइट्स कहा जाता है। समझ गए। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि उत्तरी ध्रुव वाला जो ऑरोरा लाइट होगा इसको ऑरोरा बोरियालिस कहा जाएगा, दक्षिणी ध्रुव वाले को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाएगा। एफ लेयर जो है इसको एपल्टन लेयर भी कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एपल्टन लेयर किसको कहते हैं तो वो एफ लेयर है हमारा आयन मंडल का। इसके बाद जी लेयर, इसमें लघु मध्यम यानी सभी तरीके के जो रेडियो तरंग होते हैं वो हमारे पास होते हैं, यानी वो वापस लौटते हैं। इसके बाद आता है बाह्य मंडल का यानी एक्सोस्फीयर। इसकी ऊंचाई 640 से 1000 किलोमीटर है। अब ये यहां पर 1000 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन ये एक तरीके से बैंड बनाने की कोशिश की गई है। वैसे बात करें तो जो वायुमंडल के कण हैं वो 1000 किलोमीटर के आगे तक भी पाए जाते हैं और बहुत आगे तक भी पाए जाते हैं। समझ गए। और यहां पर विद्युत आवेशित कणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस जो हैं अलग अलग परतों में मौजूद होती हैं। समझ गए। और ये जो मंडल है ये 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल जो है बहुत ही विरल हो जाता है। विरल कहने का मतलब है वायुमंडल बहुत ही पतला हो जाएगा, बहुत कम कणों की संख्या यहां पर मौजूद होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मंडल है ये एक तरीके से अंतरिक्ष से बिल्कुल मिलता जुलता है। अंतरिक्ष में धीरे 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 जाकर ये समाहित हो जाता है। और यही वो मंडल है जहां पर जो हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं इनको स्थापित किया जाता है। यानी जो सैटेलाइट वगैरह हम छोड़ते हैं वो जाकर इसी मंडल में स्थापित होते हैं और इसी मंडल में वो जाकर काम करते हैं। अब यहां पर बात करें तो इसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल की विशेषताओं के बारे में। वायुमंडल की विशेषता की बात करें तो यहां पर वायु जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वाधीन होता है। वायुमंडल पृथ्वी तल पर समान रूप से फैला हुआ है, यानी पृथ्वी के किसी कोने पर जाइए तो वायुमंडल बराबर आपको देखने को मिलेगा। इसमें धरातल की ऊंचाई की वृद्धि के साथ इसमें घनत्व में कमी आती है। यह मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के नजदीक आइएगा कणों का दबाव बढ़ेगा, वायुमंडल का दबाव बढ़ेगा। आप ऊपर बढ़िएगा तो घनत्व भी कम होगा, दबाव भी कम होगा। वायुमंडल जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को आने से रोक देता है, उससे हमारी रक्षा करता है और पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर हरित गृह प्रभाव द्वारा पृथ्वी तल के तापमान को नीचा नहीं होने देता, यानी हरित गृह प्रभाव को जनरेट करता है, सीधा सीधी मतलब है। इसके बाद बात करें तो यहां पर इस वायुमंडल की वजह से जीवधारी जो है वो जिंदा रह पाते हैं। समझ गए। वायुमंडल में जलवाष्प के कारण क्या होता है, मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे मेघ, पवन, तूफान आदि होते हैं। मानसून या फिर ऋतु परिवर्तन जो है वो वायुमंडल घटनाओं के आधार पर आधारित है।
बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने वाली वस्तुओं से हमारी रक्षा करता है कौन? वायुमंडल करता है। वातावरण हमें दो लोगों के बीच में हवा के साथ सुनने के द्वारा बात करने का भी मदद करता है। यानी जो हम लोग बात करते हैं, बातचीत करते हैं, वो क्यों कर पाते हैं? हमारे आसपास हवा मौजूद है। हवाएं मतलब क्या? वायुमंडल। वायुमंडल की वजह से हमारे बीच में बातों का, शब्दों का आदान प्रदान हो पाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर कुछ सवाल हैं। यहां पर सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो यह है ऑर्गन। आर्गन जो है ये इसका सही आंसर होगा। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। क्यों होता है? सूर्य की सीधे किरणों से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से। इसमें क्या होगा? इसमें होगा पृथ्वी से विकिरण द्वारा। देखिए यहां पर सूर्य की जो सीधी किरणें आ रही हैं उसकी वजह से पृथ्वी हमारा गर्म तो होता है, लेकिन वो गर्म रहता नहीं है। समझ गए? वो गर्मी वापस भी तो जा सकती है। पृथ्वी से जो यहां पर विकिरण उत्पन्न होता है उसको हरितगृह प्रभाव द्वारा रोक लिया जाता है और उससे हमारा पृथ्वी जो है वो गर्म रहता है। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार है हमारा तापमान। तापमान के आधार पर ये सारे मंडल जो हैं इनको विभाजित किया गया। वैसे और भी कारण है, लेकिन मुख्य कारण क्या है? तापमान है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई आप बताइए, क्योंकि यहां पर मैंने क्या बताया था कि निचली ऊंचाई कितनी थी? 8 किलोमीटर। कहां पर? ध्रुव पर। 18 किलोमीटर कहां पर? विषुवत रेखा पर। तो औसत ऊंचाई क्या होगी? औसत ऊंचाई हमारा होना चाहिए 14 किलोमीटर। समझ गए? यहां पर आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस होगी? क्लोरीन, CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जरा बताइए, जल्दी बताइए। ऑक्सीजन नहीं होगा। कौन? क्लोरीन। ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन ये भी नहीं होगा। कौन होगा? CO2 होगा। अभी तुरंत हमने बात किया था। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? यह बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन करता है? ओजोन करता है। ओजोन जो परत है वो हमें हमारी रक्षा करती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे क्या है? भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। समझ गए? वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है? 78.03 है। यह अभी तुरंत मैंने बताया था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। यानी कि वायुमंडल के जो परत है उनको क्रमबद्ध तरीके से सजाइए। यहां पर यह कहा जा रहा है। तो सबसे नीचे परत हमारा कौन सा आता है? सबसे नीचे हमारा आता है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल को कहां हम खोजेंगे? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। पहला नंबर सबसे नीचे हमारा कौन सा आ गया? क्षोभ मंडल आ गया। और किसी में है क्षोभ मंडल तो यहीं पर हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन अगर देखिए यहां पर मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, ऐसा ही आपको मिलेगा। आप अपने तरीके से क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिमंडल। यहां पर इस तरीके से हमारे जो परत हैं वो सारे हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल का सबसे तप्त परत है। क्यों है? यहां पर यह सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। समझ गए? यह हमारा हो गया सारे चीजें खत्म। यानी कि ये जो हमारा टॉपिक है ये यहां से खत्म हो जाता है। तो इस टॉपिक को बार बार देखिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, सभी चीजें कीजिए, ताकि आपका एक तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट रहे। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर जो एग्जामिनेशन है उसमें इस टॉपिक से आपको परेशानी नहीं होगी। आप एक सारे आंसर करने पाइएगा। ये तो क्वेश्चन आंसर मैंने शॉर्ट लिए थे, थोड़े मोड़े लिए थे। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, हर एक लाइन से बनते हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।